हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक का हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है और इसी तरह का पूरे चैप्टर आपको मिल जाएंगे हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री को, पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रारंभिक कथन। कब क्या कब कहाँ और कैसे। तो इसमें बेसिकली हम लोग पुराने समय के बारे में जानेंगे कि लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, कब रहते थे, कैसे रहते थे वहाँ पे। ठीक है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। चलिए लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के मैं समझाता हूँ। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह कुर्सी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। अच्छा, अखबार में एक सुर्खियां लिखी हुई थी कि 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था, कैसे पता लगाएं। अब यह जानने के लिए अब यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो। क्या कर सकते हो? रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी उस समय की घटना के बारे में जिसको याद हो। ठीक है, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? ये एक सवाल है कि बहुत पहले क्या कैसे हुआ था, ये कैसे जाना जा सकता है। तो आइए अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, उसमें देखिए लिखा हुआ है अतीत के बारे में हम बहुत कुछ अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अखेटकों यानी जिसको शिकारियों कहते हैं, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। ठीक है, अब आइए अगला सवाल है कि ये पता करते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। तो इसके लिए आपको एक मानचित्र देखना होगा। पृष्ठ संख्या 2 में मानचित्र दिया हुआ है और वहाँ पे नर्मदा नदी का पता लगाना है। तो पहले हम लोग चलते हैं मानचित्र 2 में और यहाँ पर आपको दिखाते हैं नर्मदा नदी। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इलाका है ये है अपना नर्मदा नदी का। देख रहे हैं, ये सिंधु नदी है, ये किरथर की पहाड़ियाँ हैं, ये किरथर की पहाड़ी, ये वाला। ठीक है, उसके बाद गोदावरी नदी, महानदी, गंगा नदी, ये गंगा नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है, यमुना नदी, ठीक है ना, चंबल नदी और ये सोन नदी जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर जाती है। तो इन सब चीज़ों को मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। ठीक है, तो आइए अब चलते ऊपर क्या लिखा हुआ है देखते हैं। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ संख्या 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते आ रहे हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। क्या थे? कुछ लोग कुशल संग्राहक थे जो आसपास के विशाल संपदा, जंगलों में क्या क्या संपदा है उससे वो भली भांति परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों को या यहीं से संग्रह किया करते थे। जंगल में जो भी फल मिलते थे, जड़ मिलते थे, उनको ये लोग जंगल से ही क्या करते थे? संग्रह करते थे। वे जानवरों का आखेट का मतलब होता है शिकार करना। वो जानवरों का क्या करते थे? आखेट करते थे, शिकार करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो चलिए हम उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ी को आपको दिखाते हैं। तो ये रहा किरथर की पहाड़ी और यह है सुलेमान और ये क्या है? उत्तर पश्चिम है।
ये क्या है, उत्तर पश्चिम। ये हमारा उत्तर है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, नीचे दक्षिण है। तो उत्तर और पश्चिम के बीच का ये इलाका आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में याद रखिए किरथर और सुलेमान की पहाड़ी। आइए चलिए अब देखते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों को पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व, डाटा याद रखिएगा कितना हजार वर्ष पूर्व, लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया, आरंभ किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किरथर की पहाड़ियों, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों के बीच, किरथर और सुलेमान के पहाड़ियों के बीच 8000 वर्ष पूर्व क्या करते थे, ये लोग गेहूं तथा जौ की खेती करते थे। ठीक है, उन्होंने भेड़, बकरी और गाय जैसे पशुओं को पालतू पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब चलिए उत्तर पूर्व में हम देखते हैं गारो की पहाड़ी। तो ये रहा आपका गारो की पहाड़ी, ये गारो की पहाड़ी, ये आपका गारो की पहाड़ी, और बीच में विंध्य की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ी जो कि बेसिकली आपको मेघालय राज्य में मिलता है। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, तो ये लोकेशन देख ली। अब यहाँ देखिए उत्तर पूर्व में गारो की, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों का पता लगाओ, लगा लिए। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ है। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो सबसे पहले जो चावल उपजाया गया वो स्थान क्या है, विंध्य पहाड़ी के उत्तर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ देखते हैं मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो आपको बता देते हैं इस मानचित्र में सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ कहाँ हैं। तो ये देखिए, ये रहा आपका सिंधु नदी, ये दिख रहा है आपको सिंधु नदी, सिंधु नदी, और इसमें ये सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, ये सब इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये लोकेशन, ये आपको देख लीजिए। उसके बाद है क्या लिखा है, सहायक नदियों का लगाने का प्रयास करें। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। तो सहायक नदी किसको कहा जाता है, जो नदी आकर बड़ी नदी में क्या कर जाती है, मिल जाती है, उन नदी को हम कहते हैं सहायक नदियाँ। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो पहले ही हमने आपको बता दिया है कि सोन नदी कहाँ है, एक बार और देख लीजिए। ये रहा आपका सोन नदी, ये सोन नदी है जो कि किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है सोन नदी, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध क्या कहलाता था, मगध कहलाता था, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, वो बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। अच्छा, यहाँ पे जो उपमहाद्वीप कहने का मतलब है कि ये भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, जिसमें आपका पाकिस्तान आ जाएगा, अफगानिस्तान आ जाएगा, भारत आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, ये सब भारतीय उपमहाद्वीप में है। ठीक है, तो यही बोला गया है कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी भी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः सभी लोग काम की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक दूसरे से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का कारण हो सकता था कि प्राकृतिक आपदा, या लोग काम की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। आज भी हम लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। कभी कभी जो था सेना दूसरे जगहों पर जीत हासिल करने के लिए भी सफ़र करता था, जाता था। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी हजारों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा
और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की राह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। अच्छा, कुछ लोग क्या करते थे कि नया जगह खोज लें, इसके लिए उनमें क्यूरियोसिटी होती थी और वो उत्सुकता के कारण एक जगह से दूसरे जगह का सफ़र किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। लोग एक जगह से दूसरे जगह गए, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का कल्चर, उनके विचार एक दूसरे में आदान प्रदान होते गए। ये क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? तो आज जो लोग यात्राएं करते हैं, आइए देखते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वतों और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप जो है, यहाँ पे कौन कौन है जो प्राकृतिक सीमा की तरह काम करता है? तो वो है पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र। इस उपमहाद्वीप के प्राकृतिक सीमा की तरह काम करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सकें। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे। अब देश का नाम, हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा, उसके बारे में जानते हैं। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे सब नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द जो है वो किस शब्द से निकला है? इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में इंडस को क्या कहा जाता है? सिंधु। ये जो सिंधु नदी है उसी के नाम पे। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने, कौन कौन? ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत नाम का प्रयोग, तो इस नदी के किनारे रहने वाले लोगों को किस नाम से जाना जाता था? भारत नाम से। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है आपको? ऋग्वेद में मिलता है। इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। यहाँ साइड में क्या लिखा है? तार पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि, अच्छा पिक्चर इसमें नहीं दिया हुआ है। हाँ ये है, ये पिक्चर है। ये जो ताम्र पत्र पे लिखा गया है, ये जो पांडुलिपि है ये किस पत्र पे लिखा गया है? ताम्र पत्र पे। ठीक है, इसी के बारे में। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काटकर उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसे ही पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। अच्छा, ये जो पांडुलिपि है ये भूर्ज के छाल से बना है। भूर्ज एक पेड़ का नाम है और उसके छाल से पांडुलिपि बनाया गया है और उस पर लिखा गया है। तार के पत्तों का भी प्रयोग होता था। अब है कि अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण क्या कही जाती है? पांडुलिपि कही जाती है। तो पांडुलिपि किसको कहते हैं? वो लिपि जो किससे लिखा हुआ हो? हाथ से लिखा हुआ। जो हाथ से लिखा गया लिपि होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ तार पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो ये भी आपका क्या है? भूर्ज पेड़ का छाल है, उस पर लिखा गया ये पांडुलिपि।
इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी है। इसमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? आम लोग। आम जो नागरिक थे वो प्राकृत भाषा में बातचीत करते थे और ब्राह्मण लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। आगे हम देखेंगे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। तो हम लोग अभिलेख से भी पता लगा सकते हैं पुराने इतिहास को, जिसमें राजा अपने आदेश को क्या करते थे? छपवाते थे ताकि लोग उसको पढ़ सके और उसका पालन कर सकें। ठीक है। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया है। तो ये जो हम अभिलेख देख पा रहे हैं ये कहाँ से मिला है? ये आपको मिला है अफगानिस्तान के कंधार से। लगभग कितना वर्ष पुराना है ये? 2250 वर्ष। इसको किसने खुदवाया है, उत्कीर्ण करवाया है? तो अशोक ने करवाया है। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे, तो हम लोग अध्याय 7 में इस शासक के बारे में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। तो जब कभी हम कोई चीज़ लिखते हैं तो किसी न किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, और लिपियाँ जो है अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो बोलने पढ़ने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि लिखने के लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है। और सभी भाषा का अपना अलग लिपि हो ये जरूरी नहीं है। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ये किन 2 भिन्न भाषाओं में है? तो ये है यूनानी तथा आरामेइक। यूनानी तथा आरामेइक। ठीक है। आगे देखते हैं। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? तो इसको आप खुद सोच सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। तो पुराने सामानों के बारे में उसका अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पुरातत्वविद। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। ठीक है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अब बगल में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ये पिक्चर देख लीजिए। ये जो पिक्चर है ये और ये, ठीक है। इसके बारे में बाएं, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं, एक पुराना चांदी का सिक्का। ये जो पात्र है इसका प्रयोग कब होता, कितना वर्ष पहले होता था? 4700 वर्ष पहले।
और दाएं में ये चांदी का क्या दिया हुआ है, सिक्का दिया हुआ है, जिसका प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पहले होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्के से यह सिक्का कैसे भिन्न है? तो हमारे द्वारा अभी जो सिक्का प्रयोग किया जाता है उसका आकार सर्कुलर होता है, वृत्तीय होता है, और ये क्या है, चौकोर है। तो इस प्रकार से ये भिन्न है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर अब देख लेते हैं, मूर्तियों का अध्ययन करते थे। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ते हैं, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? क्या पुरातत्वविदों को कपड़ा मिल पाता होगा? तो उसके बारे में देखते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। तो इतिहासकार का परिभाषा क्या है? इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो क्या करे, अतीत का अध्ययन करे। अतीत मतलब बीते हुए समय का। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास में करते हैं। अतीत एक या अनेक। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। लोग अलग अलग क्या करते थे, व्यवहार और रीति रिवाज का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। तो आज भी हम देखते हैं कि हमारे अंडमान वाले इलाके में या समुद्र तट वाले इलाके में लोग मछलियों को पकड़कर उनका शिकार करते हैं, उनको खाते हैं, जंगलों से प्राप्त करते हैं। लेकिन शहर वाले लोग क्या करते हैं, वो खाने के लिए दूसरे पर निर्भर